हमने कल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था टॉपिक्स? सर कंट्रोलिंग का टॉपिक। ओके ओके, कंट्रोलिंग का हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के बारे में चेक कर लेते हैं। थोड़ा समय चल रहा है। ये कंट्रोलिंग एरिया बन गया था क्या? हाँ, कंट्रोलिंग एरिया बनाना बता दिया था, और नंबर रेंज बनाना बता दिया था, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी, और कैटेगरीज बनाना बता दिया था। ये पूरा बता दिया था मैंने आप लोगों को ना। हेलो। जी सर बता दिया था। हाँ, तो कंट्रोलिंग में आपके उसमें तो इतना ही है। ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल का पार्ट पढ़ा दिया। टीडीएस जीएसटी बता दिया। आज मैं आपको करवाता हूँ इंटीग्रेशन, पढ़ा दिया है क्या? हाँ, इंटीग्रेशन तो कराया था जी ना सर कल। इंटीग्रेशन हो गया है। हाँ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी हो गया। तो आपका एक एसेट्स अकाउंटिंग का रहता है, एक ईयर एंड एक्टिविटी रहता है, टैक्स वाला पार्ट हो गया। एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रहता है। बाकी ये तो आपने पढ़ लिया पहले ही। चार्ट ऑफ अकाउंट, वेरिएंट, एंट्री बनाना, जीएल बनाना। तो एक बार ही कॉपी में लिख लो, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स रह रहे हैं ताकि ध्यान में रहे। आप लिख लो प्लीज़ सिमरन, ओके। ओके सर। देखो, एक तो लिखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ए पी ए आर तो पढ़ लिया हमने। एक लिखो एसेट्स अकाउंटिंग, एसेट्स अकाउंटिंग। एफ आई इंटीग्रेशन तो हो गया। एक लिखो ईयर एंड एक्टिविटीज़। ईयर एंड एक्टिविटीज। बस यही, बाकी तो एक बार मुझे बताना है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं है। देखो, बेसिक वाला तो मैंने पहले पढ़ा दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, वेरिएंट बनाना ये तो हो गया। जीएल बनाना, एंट्रीज उनटीज बनाना, ये सारा हो गया। कंट्रोलिंग आपको मैंने कल करवा दिया। तो ये पहला वाला पेज, 3 पेज का कंटेंट है आपका, तो पहला वाला तो हो गया। दूसरे में से एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका रहता है, क्योंकि एपी और एआर तो मैंने करा दिया। और तीसरे वाले में एक एसेट्स अकाउंटिंग रहता है, एक ईयर एक्टिविटीज़ रहता है। टोटल कितने टॉपिक्स हुए? थ्री। ये 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहते हैं, ओके। ओके सर। ये इसकी समरी है बाकी। तो इन 3 टॉपिक्स में से एक बार फिर से बताओ कौन सा है? एसेट्स अकाउंटिंग है। और एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। और एक ईयर एंड एक्टिविटीज है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको आपके सर्वर पे कराता हूँ एसेट्स अकाउंटिंग का पार्ट, ठीक है। ओके। ठीक है, कॉपी में आप लोग लिख लो आराम से, एसेट्स अकाउंटिंग। जनरली ठीक है सर। एसेट्स अकाउंटिंग क्या होती है? एसेट्स अकाउंटिंग का जो मतलब है सीधा सा, वो है वो एक्टिविटीज़ जो आपके वेंडर मास्टर से रिलेटेड है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जो आपकी
अगर मैं एग्जैक्टली वर्ड में बोलूँ तो मटेरियल से भी रिलेटेड होता है, उसके अंदर हमने सारी चीज़ें बनाएंगे। तो एसेट्स क्या होता है, पहले देखो एसेट्स का मतलब होता है कि दो तरीके से होती है ना, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स। उसी में हम लोग टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों ले लेते हैं। तो हमें अपने सर्वर पर कुछ एक्टिविटीज़ बना के रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एसेट्स अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। तो एसेट्स अकाउंटिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सर्वर पर कैसे क्रिएट होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट होती है, वो पूरा प्रोसेस बेस में बताऊँगा। देखो, जब भी हम अपने ट्रांजेक्शन करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो आप इतना मान के चलो, एक आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, लिंक इज़ नॉट वर्किंग, कौन नहीं बोल रहा, लिंक इज़ नॉट वर्किंग। किसी का मैसेज आया ग्रुप में, लिंक इज़ नॉट वर्किंग? यस सर, शिल्पी का है। बट वो तो ज्वाइन हुई थी अभी ना। हाँ बट आई थिंक एक बार बोल दो प्लीज़ भी ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज हम तो सब ज्वाइन ही हैं। ये लिंक तो पिछले 12 साल से चल रहा है। हेलो शिल्पी। यस सर, आ रही है वॉइस अभी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? नो सर, आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने फिर अभी वो लॉग आउट कर दिया था। ओके, ऐसे तो होता नहीं है जनरली, कोई बात नहीं। तो हमें अपने सर्वर पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने 3 से 4 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उसको बोलते हैं एक रिक्वेस्ट तैयार करना है ना। जनरली एमएम वाले लोग भी ये सारा करते हैं काम, बट एफआई वालों का ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क होता है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसका टी कोड होता है ME51N। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होता है रिक्वेस्ट क्रिएट करना, रिक्वेस्ट बनाना। तो किस मटेरियल के लिए बना रहे हैं, यहीं पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ती है, तो सप्लायर के बेस पे भी आ सकती है, मटेरियल के बेस पे भी आ सकती है। तो मान के चलो मेरी कंपनी का कोड है जिसका नाम है SRJG। तो ये देखो इस तरीके से सप्लायर आ जाएगा, और सप्लायर डालते ही यहाँ पे उसका मटेरियल भी आ जाएगा, अगर डिफाइंड है तो, क्रिएटेड है तो, नहीं है तो फिर नहीं आएगा। अगर सप्लायर से नहीं आए तो आप यहीं पे क्लिक करके मटेरियल टाइप से भी ले सकते हो। देखिए फिर मटेरियल बना होगा, लिखा होगा मटेरियल टाइप, SRJG। तो आगे ही रहा 38, तो मटेरियल आ गया। इसका नाम क्या है, मदरबोर्ड। सपोज मैंने लिख दिया मदरबोर्ड। क्वांटिटी कितनी है, कितनी है, यूनिट्स कितने हैं, 30 में ले जाएं। किस फॉर्मेट में आप काम कर रहे हो, डे फॉर्मेट में काम कर रहे हो। डिलीवरी की डेट कब की है, कब आपको डिलीवरी चाहिए, तो आपने बोला मुझे सपोज 8 तारीख की डिलीवरी चाहिए। ग्रुप, इसके अंदर मटेरियल बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, आप कोई भी एक ले सकते हो। मैंने बोला मेरा ग्रुप है, किस प्लांट के लिए ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया SRJG। उसका स्टोरेज लोकेशन क्या है, SRJ1। परचेजिंग ग्रुप 001। जनरली ये जो सारा काम होता है ये MM वाले भी करते हैं इसी काम को, बट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वाले लोगों को भी ये दिया जाता है क्योंकि उनको बिलिंग बनानी पड़ती है बाद में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें सारे के सारे डिटेल्स आ गए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आप एक रिक्वेस्ट जो बना रहे हो वो किसकी बना रहे हो, मदरबोर्ड की। कितने क्वांटिटीज़ हैं, 20। कितना उसका प्राइस है, ये बता रहा है 1 रुपये। आपने बोला उसका प्राइस है सपोज 2300 रुपये, ठीक है। तो आप 2300 को इंटू करोगे
20 से तो कितना अमाउंट हो जाएगा, इतना 46,000 रुपये, 46,000। तो एक आपके सर्वर पे एक रिक्वेस्ट कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि इस मटेरियल की, इस शॉर्ट टेक्स्ट की, इस क्वांटिटी की, इस डिलीवरी की, इस प्लान की, इस स्टोरेज लोकेशन की, ये क्रिएट हो जाती है। तो यहीं पे ऑप्शन आता है सेव का, ये सेव। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, चाहे तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है, देखो ये चेक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो नो मैसेज इशूड ड्यूरिंग चेक। जब हमने अपने सर्वर पे चेक करा तो आपके सर्वर पे ये बोला कोई भी एरर नहीं आया है। अब इसको यहाँ से सेव कर दो, तो एक ऐसे रिक्वेस्ट बन जाती है, देखो रिक्वेस्ट ऐसे जनरेट हो जाती है। इसको बोलते हैं परचेज रिक्वेशन। एक रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे क्रिएट हो गई है। उसके बाद दूसरा काम होता है, रिक्वेस्ट बनाने के बाद हम देखो, पहला काम तो हमें रिक्वेस्ट ही देनी होती है कि हम एक वेंडर के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट देना। उसको कैसे देते हैं, एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं ME41। अब ME41 से आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, लिखा है ना RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो जनरली AN स्टैंडर्ड होता है, SAP के अंदर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड RFQ। कब की डेडलाइन है, आपने बोला आपकी डेडलाइन है, जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, मैंने लिख दिया जैसे 12 तारीख की डेडलाइन है। अब यहाँ पे ग्रुप्स भी डिफाइन है कि किस ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हो। तो मेरा जो है परचेज ग्रुप हो गया जैसे SRJJ, परचेजिंग ग्रुप हो गया 001। किस प्लांट के लिए ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया SRJJ के लिए ले रहा हूँ, और इसकी स्टोरेज लोकेशन होगी SRJ1। ऐसा बनाना होता है। देखो तो कुछ कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे आपका प्लांट, आपकी स्टोरेज लोकेशन, ये MM वाले आपको देते हैं बनाने के लिए, क्योंकि आपको बिलिंग बनानी पड़ती है। एंटर मारो, यहाँ पे ये मटेरियल आ जाएगा, किस मटेरियल के लिए आप डिफाइन कर रहे हो, यहीं पे क्लिक करो, यहीं पे डालो, ये देखो ये मटेरियल टाइप। तो हम अपना मटेरियल टाइप डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे SRJJ, जो हमारा आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल दो, जैसे मैंने मदरबोर्ड डाल दिया। क्वांटिटी कितनी थी, 20 क्वांटिटी थी। यूनिट्स क्या है, पीस में है। कब की डिलीवरी की डेट चाहिए, मैंने लिख दिया जैसे 12 तारीख की डिलीवरी। और यहीं पे एक बार क्लिक कर लो, यहाँ पे एड्रेस आएगा किसका, सप्लायर का। किस सप्लायर के लिए दे रहे हो, क्लिक करो, डिलीवरी डेट लेटर देन डेडलाइन, यानी कि डिलीवरी की जो डेट है वो डेडलाइन से बाद की होनी चाहिए, यानी कि ना कि पहले की। तो हम इसको डाल देते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख तो पता नहीं मैंने कौन सी डेट डाली थी, तो मैं डाल देता हूँ। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, आगे आगे की डेट डाल दी मैंने, आई थिंक 13 डेट डाली थी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, इस जगह पे ये, तो यहाँ पे सप्लायर आ जाएगा। अब हमारा सप्लायर कौन होता है, मैंने आपको बिजनेस पार्टनर में बनाना बताया था। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो /OBP, एक की कोड होता है BP, बिजनेस पार्टनर। यहाँ जाके देख लो आपको सप्लायर कौन है। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, बाई में जाके सप्लायर नंबर पे जाना, सप्लायर नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे अपनी कंपनी का कोड डाल देना। हमारी कंपनी का कोड है SRJJ। ये हमारा डिटेल्स आ जाएगा, देखो एंटर मारो, ये आ गया। तो आप देख सकते हो आपकी वेंडर की डिटेल्स ऐसे आ जाएगी। देखो ये टैक्सो नाम से बन रहा है, PVT LTD सारा है। तो अब मुझे इसको कैसे देखना हुआ, उसके लिए यहीं पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे गया सप्लायर डाला। सप्लायर कौन है, कंपनी के कोड के ब्याज पे ले रहा है, SRJJ मेरा कंपनी का कोड है। देखो आ गया, टैक्सो नाम से, देखो इसके यहाँ पे एंटर मारते अगर इसकी सारी डिटेल्स आ जाएँ तो सही है। देखो आगे कंपनी का नाम, वेंडर डिटेल्स, एड्रेस, तो यही तो पता नहीं आपको। ये कहाँ से दिखाई, फिर से देखो BP पे गया, तो सप्लायर रहा, यहाँ पे क्लिक करा, मेरा कंपनी का कोड SRJJ, ये देखो ये रहा वेंडर, टैक्सो नाम से जो बनाया था। तो मैंने आपको बिजनेस पार्टनर में बनाया था, देखो ये रहा, ये उसका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, सारा डिटेल्स है।
यहाँ पे उसकी बैंकिंग डिटेल्स भी होगी, पेमेंट से रिलेटेड। तो आपके पास यहाँ पे जो सारी डिटेल्स आ जाएंगी उस तरीके से आ जाएंगी। बाकी इसको भी सेव कर देना, इसका भी एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से सेव कर दें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्क होता है उसको बोलते हैं कोटेशन को मेंटेन करना। तो कोटेशन मेंटेन कैसे करते हैं? कोटेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप कोटेशन तो लोगे ना, वेंडर से अलग अलग वेंडर हो सकते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? ME473 को डालो, एंटर मारो, देखो आ गया। ये हमारा आइटम है, ये क्वांटिटी है, ये उसके RFQ है, ये डिलीवरी की डेट है, ये लोकेशन। इसको सेव कर दो नीचे से, बस यहाँ पे कुछ करते नहीं, बस सेव कर देते हैं। तो आपका देखो कोटेशन भी मेंटेन हो गया, उसका एक नंबर क्रिएट हो गया लास्ट में। चाहे तो आप इस नंबर को ही कॉपी कर लो, चाहे यहाँ से इसको देख लो। अब आपको जो मेन काम आता है वो आता है ऑर्डर देना, ME21NC। तो एक परचेज का ऑर्डर हो गया, पार्टी को लिखा क्रिएट परचेज ऑर्डर। सप्लायर, किस सप्लायर को ऑर्डर देगा? देखो हमारे पास तो काफ़ी सप्लायर है, अगर आपको अपना डालना हो तो कैसे डालेंगे? यहीं पे क्लिक करो, ये कंपनी का कोड हो गया, एंटर मार दिया। परचेज ग्रुप हो गया 001, मेरा है SRJJ, मेरा ग्रुप हो गया 001, कंपनी का कोड हो गया SRJJ। अब मटेरियल, क्या मटेरियल है जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना मटेरियल डाल देता हूँ। ये देखो मेरा मटेरियल है, उसका नाम क्या है? मैंने बोला मदर बोर्ड। क्वांटिटी कितनी है? इतनी। यूनिट्स क्या है? 30 में। यहीं पे डिलीवरी का फॉर्मेट आ जाएगा। नेट प्राइस कितना था? 43,000। करेंसी INR। तो आप अपने सर्वर पे ऐसे इसको बना सकते हो। बाकी इसको बनाने के बाद यहीं पे ये होल्ड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे आपका ये जो है होल्ड भी हो जाएगा। अब इसको होल्ड करने के बाद जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन बन जाएगी, होल्ड कर दोगे, अब आपको अपने एसेट्स के अंदर इसकी एंट्री पास कैसे करनी है? तो सबसे पहले FB50 में आओ। अब आपको मैंने कल कॉस्ट सेंटर बनाना बता रखा था। अब आप एसेट्स की एंट्री पर पास करो, किस में कर रहे हो? जैसे मैंने बोला मैं कर रहा हूँ ग्लोम, हो गया। अब आप देखो, क्योंकि अब मैंने आपको इंटीग्रेशन पहले बता रखी है, कल ही बताई थी इंटीग्रेशन, तो आपके सर्वर पे सारी की सारी इंटीग्रेशन हो चुकी होगी। अगर आप देखना चाहो GL तो कैसे देखोगे? FS00 चेक करते हैं, FS00 से तो आप देखो कि मेरे पास कितने सारे देखो इंटीग्रेशन हुई चीज़ें हैं। देखो सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, अगर आप लेजर में देखो कितने सारे बने हुए हैं। देखो ये इंटीग्रेटेड है। कल मैंने एक कंपनी इंटीग्रेट करी थी, कोई बता सकता है उसका नाम क्या था? वाई भूल गया, किसी को याद है कल एक कंपनी इंटीग्रेट करी थी उन लोगों ने? सर शायद वाई ऐसे था। हाँ ये YAS। अब आप देखोगे ध्यान से, इसके अंदर सारे के सारे GL आ चुके थे। देखो ये देखो, ये देखो सारे के सारे, देखो आगे बिल्डिंग फर्नीचर ही एसेट्स के सारे GL आगे, जबकि हमने बनाए भी नहीं। अब FB50 में जाओ, कंपनी का कोड डालो YASE, ये डॉक्यूमेंट की डेट डाल दी, किस डेट को डाल दूँ? यहाँ पे हो गया डेबिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट, यहाँ पे हो गया अमाउंट, यहाँ पे क्लिक करा, अभी हो गया बिल्डिंग। आगे अपने आप ही सारे GL एसेट से रिलेटेड, और यहाँ पे इसकी फिर एंट्री बना दो कैसे रेट, चाहे आप बैंक के थ्रू कर लो या कैश के थ्रू कर लो। ये कैश करना, और यहाँ पे जाके इसको फिर होल्ड कर लो अपने तरफ से। तो जनरली जितने भी जो एसेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ये होती है,
बट ये आपको देखने में बड़ा आसान लगा होगा, इसके लिए आपने कितनी सारी चीज़ें करी। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बाद में आसानी होगी। सबसे पहले हमने करा ME51N। तो ME51 जो यूज़ करते हैं हम, वो जनरली करते हैं रिक्वेजिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। लिख देता हूँ पे। उसके बाद हमने जो यूज़ करा, एक सेकंड रुक जाना। ओके, उसके बाद हमने यूज़ करा ME41। ये हमने किसके लिए यूज़ करा, जितने भी हमारे RFQ बनते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, उसके लिए बनाया। तो ये सारे हमारे RFQ जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कोटेशन मेंटेन करने के लिए हम बनाते हैं। तो आप अपने सर्वर पे भी बना सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। इसको लिख देता हूँ RFQ। इसके बाद मैंने आपको बताया कोटेशन को मेंटेन करना, उसका टी कोड डाला ME47। तो जितने भी हमारे RFQ होते हैं उसको हम कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया ME21N। ये होता है ऑर्डर से रिलेटेड, जितनी भी ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसी में आती है सारी की सारी, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। और उसके बाद FB50, इसका एसेट्स की एंट्री है 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो इसको पहले सिस्टमेटिकली करना, ये दिखने में 2-2 मिनट में होगी अभी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ उसके काम। यही चीज़ जब आप बनाओगे आपको उसमें टाइम लगेगा काफ़ी। और फिर भूलना नहीं, क्योंकि एसेट्स का बड़ा रोल होता है, MM वाले भी करते हैं इस चीज़ को। तो कल को अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर बोला जाए आपको एसेट्स से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आती है, मटेरियल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आती है, आपने बोलना हाँ वो ऐसा होता है।